जिंदा रहने के लिए हमें अपने ही दोस्तों का मांस खाना होगा। को पायलट की आवाज सुनाई देती है, बैग में बंदूक है, निकालो और मुझे गोली मार दो। कुछ लोग सीट के चमड़े को खाने लगते हैं। जिनका दिल अपने दोस्त या परिवार के शरीर को खाने से डरता था, वे अब उस सीमा तक पहुंच चुके हैं जहां अब उन्हें ये कठिन कदम उठाना पड़ेगा। ये कहानी यूरुग्वाई की है, एक छोटा सा देश, लेकिन इस देश की रग्बी टीम ने पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई थी। ये टीम सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं थी, बल्कि जीत और जुनून की मिसाल थी। 1968 और 1970 में इस टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया था। हर साल अक्टूबर में ये टीम चिले के सैन डिएगो शहर जाती थी। वहां चिले की नेशनल रग्बी टीम और ओल्ड बॉयज नाम की एक टीम के साथ फ्रेंडली मैचेस खेलती। लेकिन ये सिर्फ मैचों की बात नहीं थी, ये एक मौका था दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का। अक्टूबर 1992 टीम ने एक बार फिर सैन डिएगो में मैच खेलने की तैयारी की। कारास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्होंने फेयरचाइल्ड FH-227D नाम के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी। लेकिन ये कोई आम विमान नहीं था। यूरुग्वाई की सेना फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते अपने एयरक्राफ्ट्स को रेंट पर देती थी। उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। विमान को यूरुग्वाई से चिले एंडीज की खतरनाक पहाड़ियों के बीच से होकर जाना था। इसमें 45 लोग सवार थे, 19 रग्बी टीम के खिलाड़ी, उनके परिवार और दोस्त और 5 क्रू मेंबर्स। विमान के पायलट कैप्टन फेरादास 5117 घंटों की उड़ान का अनुभव रखने वाले एक स्पेशलिस्ट थे। उनके साथ ट्रेनी को पायलट लगुरारा भी था। एंडीज की ऊंचाइयों और प्लांचॉन पास का इलाका बेहद चुनौतीपूर्ण था। मौसम पल में बदलता और कई पहाड़ 22,800 फीट से ऊंचे थे, जबकि विमान की सीमा 22,500 फीट थी। फेरादास ने पहले भी इस क्षेत्र में 29 बार उड़ान भरी थी, लेकिन क्या इस बार भी उनका अनुभव काम आएगा या पहाड़ों की ये दीवारें एक नई कहानी रचने वाली थी। पायलट फेरादास अपने सह पायलट लगुरारा को एंडीज की चुनौतीपूर्ण उड़ान के लिए ट्रेन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विमान का कंट्रोल लगुरारा को सौंप दिया ताकि वह इस एरिया में एक्सपीरियंस गेन कर सके। सुबह यूरुग्वाई से उड़ान शुरू हुई, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें अर्जेंटीना के मेंडोजा में उतरना पड़ा। वहां उन्होंने पूरी रात बिताई। इसी दौरान उन्होंने यात्रा के लिए शराब खरीदी, जिसे वे बस एक साधारण खरीदारी मान रहे थे, लेकिन यह उनके लिए जीवन रक्षक साबित होने वाली थी। 13 अक्टूबर 1972 को मौसम साफ हुआ। दोपहर 2:18 पर विमान ने फिर से उड़ान भरी। प्लांचॉन पास के ऊपर से गुजरते हुए 3:21 पर को पायलट ने सैंटियागो के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। अभी तक सब सामान्य लग रहा था, लेकिन पहाड़ों के बीच छिपा एक खतरनाक मोड़ उनकी किस्मत को बदलने वाला था। को पायलट लगुरारा ने सैंटियागो के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि विमान प्लांच पास पार कर चुका है और 3:32 तक कुरिको पहुंच जाएगा। लेकिन 3:24 पर उसने दावा किया कि वे पहले ही कुरिको पहुंच गए हैं और सैंटियागो की ओर बढ़ रहे हैं। उसने लैंडिंग की अनुमति मांगी और कंट्रोलर एनरिके ने 10,000 फीट नीचे उतरने की अनुमति दे दी, लेकिन यह एक बड़ी गलती थी। को पायलट ने गलत अनुमान लगाया। विमान अभी भी एंडीज के खतरनाक प्लांच पास में था। मेन पायलट फेरादास को भी इस गलती का अंदाजा नहीं हुआ। जैसे ही विमान नीचे उतरने लगा, उसने एक एयर पॉकेट में प्रवेश किया। अचानक हुए झटके से विमान में खलबली मच गई। यात्रियों ने घबराकर सीट बेल्ट बांध ली। लगुरारा ने स्थिति संभालने के लिए विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान का दाहिना पंख पहाड़ से टकराकर टूट गया, फिर बायां पंख भी अलग हो गया। विमान 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन की ओर गिरा। इस भयानक हादसे में 5 लोग तुरंत मारे गए। बाकी यात्री डरे हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ, पर ये तो बस एक मामूली सी शुरुआत थी। दुर्घटना के बाद 45 में से केवल 33 यात्री बच पाए, सभी घायल थे। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the Miracle of the Andes. पुकार और घबराहट के बीच गैसोलीन की तेज गंध ने और डर बढ़ा दिया। जो यात्री बेहतर हालत में थे, उन्होंने दूसरों को विमान से बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि गैसोलीन की वजह से विमान में
कभी भी विस्फोट हो सकता था। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ का तापमान शून्य से भी नीचे था। चारों ओर बर्फ थी और भीषण ठंड में वे चल भी नहीं पा रहे थे। बेबस होकर उन्हें फिर से विमान के अंदर लौटना पड़ा। विमान के खुले हिस्सों से आती ठंडी हवा को सीटों से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी हालत खराब थी। सभी केवल टी शर्ट में थे। उनके पास कोई गर्म कपड़े या सामान नहीं था। 33 यात्रियों में कोई डॉक्टर नहीं था। केवल 2 मेडिकल स्टूडेंट्स, केनेसा और जर्विनो, मदद के लिए आगे आए। उन्होंने घायल यात्रियों का खून रोकने और उनकी चीखों को शांत करने की कोशिश की। एक्सीडेंट दोपहर 3:34 पर हुई थी और सिर्फ 30 मिनट बाद शाम 4 बजे अंधेरे और ठंड ने हालात को और बिगाड़ दिया। बर्फ और तेज हवा के बीच विमान में जगह की कमी से 33 लोग मुश्किल से घिसट रहे थे। मजबूरी में उन्होंने बेहोश यात्रियों को बाहर निकालकर अंदर थोड़ी जगह बनाने का फैसला किया। जब जगह बन गई तो उन्हें वापस अंदर लाया गया। उन सभी को पूरा यकीन था कि इस एक्सीडेंट की खबर फैल चुकी होगी। उन्हें लगा कि बचाव दल सुबह तक पहुंच जाएगा, लेकिन यह सोच उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी। वे बस बचाव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक यात्री ने कॉकपिट में रखे रेडियो की संभावना के बारे में बताया। यह रेडियो शायद उनके लिए मदद बुलाने का जरिया बन सकता था, लेकिन कॉकपिट तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता टूटी हुई सीटों और मलबे से बंद था। फिर भी मोनको सबेला नामक एक यात्री ने हिम्मत जुटाई और कॉकपिट तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने एक दर्द भरी चीख सुनी। विमान का अगला हिस्सा जमीन में बुरी तरह धंसा हुआ था। पायलट फरदास और को पायलट लगुरारा दोनों अंदर फंसे हुए थे। फरदास की जान पहले ही जा चुकी थी और उसके शरीर में फंसे इक्विपमेंट उसकी दर्दनाक मौत के साक्षी थे। को पायलट लगुरारा का शरीर भी मलबे और इक्विपमेंट्स के बीच दबा हुआ था। वह लगातार दर्द से चीख रहा था। मोनको ने लगुरारा को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सीटें हिल भी नहीं रही थी। लगुरारा की चीखें और बढ़ गईं। मोनको ने बाहर से बर्फ लाकर उसे आराम देने की कोशिश की। उसने एक कपड़े को बर्फ से गीला किया और लगुरारा पर लगाया, लेकिन यह बेकार था। लगुरारा की पीड़ा कम होने के बजाय और बढ़ रही थी। और फिर लगुरारा ने मोनको से कहा, वहाँ बैग में बंदूक है, प्लीज मुझे गोली मार दो, मैं और सहन नहीं कर सकता। मोनको के लिए यह सुनना बेहद कठिन था। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद वह कॉकपिट से वापस लौटा और उसने दावा किया कि उसने रेडियो से संपर्क किया था और रेस्क्यू टीम जल्द ही आ जाएगी। यह झूठ उसने इसलिए बोला ताकि लोगों का मनोबल बना रहे और वे घबराए नहीं। उस रात बहुत ठंड थी। तापमान शून्य से नीचे गिर चुका था। बर्फ लगातार गिर रही थी और हर तरफ घुप अंधेरा था। विमान के छोटे से हिस्से में यात्री ठूंसे हुए थे। कुछ के पैर कटे हुए थे, कुछ बेहोश थे और बाकी घायल अवस्था में दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने शराब की बोतलें निकाली जो उनके बैग में बची थीं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे आपस में बांटा। इसी तरह उन्होंने ठंड और भुखमरी से लड़ने की कोशिश की। 14 अक्टूबर 1972 की सुबह जब बर्फ कम हुई तो पता चला कि पिछली रात 5 और यात्रियों ने दम तोड़ दिया था, जिसमें को पायलट लागुरारा की भी दर्दनाक मौत हो गई। सुबह तक केवल 28 यात्री जीवित बचे थे। उन 5 शवों को विमान से बाहर ले जाया गया और बर्फ में रख दिया गया। दिन बीतते जा रहे थे और कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई। इस स्थिति में बचे हुए 28 लोगों ने फैसला किया कि सारा खाना और पानी इकट्ठा करके बराबर बराबर बांटा जाएगा। उनके पास सिर्फ 8 चॉकलेट, नगेट्स, खजूर और शराब की कुछ बोतलें थीं। पानी के लिए बर्फ को पिघलाने की कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन यह बेहद मुश्किल और ऊर्जा खपत करने वाला काम था। उधर चिली, अर्जेंटीना और यूरुग्वे ने विमान की खोज शुरू की। बचे हुए यात्रियों ने उड़ते हुए विमानों को देखने पर चिल्लाकर और इशारे करके मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन बर्फ में छिपे सफेद विमान को देख पाना मुश्किल था। उन्होंने सोचा कि SOS लिखकर मदद की गुहार लगाई जाए। इसके लिए उन्होंने लिपस्टिक और नेल पॉलिश का इस्तेमाल किया, लेकिन सामग्री खत्म होने के कारण संदेश अधूरा रह गया। खोज जारी थी, लेकिन मौसम की खराबी और कठिन परिस्थितियों के कारण उम्मीदें टूटने लगी थीं। बेहतर मौसम की उम्मीद के साथ खोज अभियान जारी था, लेकिन धीरे धीरे उत्साह कम हो रहा था। बचे हुए 28 लोगों को अत्यधिक ठंड, अंधेरे और दुर्गंध के बीच संघर्ष करना पड़ा। भोजन की कमी ने स्थिति और खराब कर दी। 21 अक्टूबर 1972 को एक और यात्री की मौत हो गई और अब सिर्फ 27 लोग जीवित बचे। भूख से बेहाल लोगों ने चमड़े के सीट कवर खाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास विफल रहा। इस बीच टेक्नीशियन मार्सेलो ने रेडियो को ठीक करने का प्रयास किया। कई दिनों की मेहनत के बाद रेडियो चालू हुआ, लेकिन वे केवल चिले की न्यूज सुन पा रहे थे और यहाँ से कोई मैसेज नहीं जा पा रहा था। एक दिन उन्होंने रेडियो पर सुना कि उनकी खोज बंद कर दी गई है।
यह सुनते ही कि अब कोई सर्च ऑपरेशन नहीं होगा, सबकी निराशा और गहरा गई। सर्च ऑपरेशन बंद होने का मतलब था कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके पास सीमित भोजन था और हालात बिगड़ते जा रहे थे। मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुझाव दिया कि जीवित रहने के लिए उन्हें बाहर पड़े शवों को खाना होगा। यह निर्णय कठिन था, लेकिन अंततः वे सहमत हो गए। उसी रात एवलांच आया और इसने हालात और खराब कर दिए, जिसमें 8 और लोगों की मौत हो गई। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे। उनमें से कुछ ने शवों को काटकर सुखाया और खाने लगे। एरिक नाम का एक लड़का, जिसके पेट में कुर्सी की छड़ी फंस गई थी, धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसके पेट से एक अजीब सी चीज बाहर निकली हुई थी, जो हिलने डुलने पर उसे असहनीय दर्द देती थी। यह दर्द इतना गंभीर था कि छड़ को हटाने की कोशिश करने से उसकी आंतों को गहरी चोट लग सकती थी, जिससे जान का खतरा बढ़ जाता। फिर भी एरिक ने दर्द सहते हुए उस खतरनाक चीज को निकालने का फैसला किया। बिना किसी मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स के उसने कांच के एक टुकड़े को अस्थायी सर्जरी इक्विपमेंट की तरह यूज किया। चमत्कारिक रूप से उसने छड़ को इस तरह निकाला कि उसकी आंतों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने अपनी शर्ट का इस्तेमाल कर घाव को कसकर बांध दिया। मुश्किल हालात के बावजूद सर्जरी सफल रही। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी संख्या घटकर 16 हो गई। उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। उन्होंने पहाड़ों के पार जाने का निर्णय लिया, क्योंकि पश्चिम की ओर पहाड़ों के पीछे जीवन का कोई संकेत हो सकता था। उनकी आखिरी उम्मीद पहाड़ों पर चढ़ाई करना था। 20 नवंबर को उन्होंने इस प्रयास के लिए रोबर्टो कनेसा, नांदो पराडो और एंटोनियो विजिंटिन को चुना, क्योंकि वे शारीरिक रूप से सबसे मजबूत थे। चढ़ाई की योजना दिसंबर के मध्य में बनाई गई। जब मौसम बेहतर होने की उम्मीद थी, तीनों ने डेली एक्सरसाइज और मेडिकल ट्रेनिंग शुरू की, ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशंस और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन का सामना कर सकें। उन्होंने एक मार्किंग सिस्टम भी डेवलप किया, ताकि रास्ता याद रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर लौटना संभव हो। सर्द हवाओं और ठंड से बचने के लिए तीनों ने सीटों से कपास निकालकर अपने कपड़ों को इंसुलेट किया और अस्थायी जैकेट तैयार की। 12 दिसंबर 1972 को उन्होंने चढ़ाई शुरू की। भोजन के लिए चॉकलेट और शवों के टुकड़े साथ रखे। 3 दिन बाद भोजन की कमी महसूस हुई और एंटोनियो को विमान में लौटने के लिए भेज दिया गया। रोबर्टो और नांदो ने कठिन चढ़ाई जारी रखी। 20 दिसंबर को शिखर पर पहुंचकर उन्होंने बर्फ से मुक्त एक पहाड़ और नदी देखी। यह उनके लिए राहत का संकेत था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने पास में जलती लकड़ियां, गायें और मैगी नूडल्स के पैकेट देखे। अब मानो उनकी खुशी की कोई सीमा ही न हो। थोड़ी देर बाद नदी के दूसरी ओर एक घुड़सवार दिखाई दिया। नदी चौड़ी और धारा तेज होने के कारण दोनों पक्षों में संवाद करना मुश्किल था। घुड़सवार ने कल कहकर इशारा किया और चला गया। अगले दिन वह कागज और कलम लेकर लौटा। रोबर्टो और नांदो ने कागज पर लिखा, मैं एक विमान से आया हूं जो पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मैं यूरुग्वाई का हूं। मैसेज पढ़ते ही वह व्यक्ति स्थिति समझ गया और स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया। रोबर्टो और नांडो को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी कहानी बताई और अपने बाकी 14 साथियों के बारे में जानकारी दी। रोबर्टो और नांदो अब केवल 30 किलो के रह गए थे। 22 दिसंबर को 2 हेलीकॉप्टर बचाव अभियान के लिए तैयार हुए और वह रोबर्टो और नांदो के पास रास्ता पता करने के लिए हॉस्पिटल आए। दोनों ने उन्हें रास्ता बताने के लिए मना कर दिया और डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी वो खुद रास्ता दिखाने के लिए गए। हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर पहुंचा और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। 72 दिन कठिन परिस्थितियों, ठंड और भूख के बावजूद इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो आप किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि उनके द्वारा अपनाए गए बचाव के तरीके पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से साहस और प्रेरणा की कहानी है जो मानव जज्बे को दर्शाती है। अगर आप उनकी जगह पर होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।